नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे जो पुराना प्रीवियस टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के ऊपर एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था। वहां पर सॉल्युबिलिटी की बात की थी, सॉल्वेशन एनर्जी के कंसेप्ट को जाना था एंड लैटिस एनर्जी को जाना था। आज इसी कोवैलेंट कंपाउंड की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की, साथ ही साथ बात करेंगे बॉन्ड-हैबर साइकिल की। लैटिस एनर्जी एंड बॉन्ड-हैबर साइकिल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिर से हम अपना पुराना कंसेप्ट जानते हैं, लैटिस एनर्जी क्या थी। तो लैटिस एनर्जी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक मोल जो आपका लैटिस फॉर्म होने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है या फिर जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अगर इक्वेशन के टर्म्स में लिखें तो A प्लस गैस प्लस B माइनस गैस मिलके आपका AB बनाएंगे। तो इसमें जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी इसको हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा स्टेबल आपका जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर बाय डेफिनेशन ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक मोल AB के फॉर्मेशन में कितना, एक मोल AB का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ यहाँ जो आपका ये लैटिस बन रहा है ये आपका बन रहा है A प्लस गैसेस फॉर्म से एंड B माइनस गैसेस फॉर्म से। अब इसको अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा तो ये आपका कैटायन है एंड कैटायन भी गैसेस स्टेट में, आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में, यानी कि इस कैटायन के फॉर्मेशन में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इस B माइनस को बनने के लिए आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करना होगा, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना ज़्यादा आपका B एटम इलेक्ट्रो एफिनिटी को शो करेगा उतना जल्दी वो B माइनस में कन्वर्ट होगा एंड जितना कम वैल्यू होगा A के आयोनाइजेशन एनर्जी का उतना जल्दी ये कैटायन फॉर्म करेगा एंड दोनों कंबाइन होकर एक मोल आपका जो है AB का फॉर्मेशन करेंगे, एनर्जी को रिलीज होगा। तो दोस्तों इसको अगर आप ध्यान से समझे तो डायरेक्टली AB कन्वर्ट नहीं हो रहा है, A प्लस आयन एंड B माइनस आयन जो है डायरेक्टली AB में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपका जो कंपाउंड था जो आपका सॉलिड स्टेट में था, सबसे पहले वो आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में गया एंड आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म में जाने के बाद हमने उसको आयन में कन्वर्ट किया एंड आयन में कन्वर्ट होने के बाद वो कंबाइन हो गया आपका ये इसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो यानी कि एक लंबा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी हम डिटेल में समझेंगे बॉन्ड-हैबर साइकिल के अंदर। एक बात दोस्तों याद रखने की होती है, हमेशा ये जो लैटिस एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही होती है, लैटिस एनर्जी का जो वैल्यू होता है, लैटिस एनर्जी का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा सम ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही रिक्वायर्ड कंडीशन है, तब आपका जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। हमेशा लैटिस एनर्जी जो होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सम के से ज़्यादा होगी, तब आपका जो है ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंट। अब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड-हैबर साइकिल की एंड बॉन्ड-हैबर साइकिल को हम लोग डिटेल में दोस्तों हम बात करते हैं बॉन्ड-हैबर साइकिल की। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों बॉन्ड-हैबर साइकिल में, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ NaCl का कंसिडर किया है, तो यहाँ पर होगा क्या कि हम जानते हैं कि बॉन्ड-हैबर साइकिल को समझने के लिए हम लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब इस लैटिस एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसके लिए हम बॉन्ड-हैबर साइकिल का यूज़ करते हैं। तो उसमें होता क्या है, ये बेसिकली दोस्तों एक बात ध्यान देने की है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका एनर्जी पर बेस्ड है एंड एनर्जी से हम लोग डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बेसिक आइडिया दे दूंगा कि यहाँ पर कैसे जो है चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे पहले ये NaCl था, तो हम जानते हैं कि NaCl जो होगा वो फॉर्मेशन होता है Na से एंड Cl से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Na गैसेस फॉर्म में एंड Cl2 जो है हाफ गैसेस फॉर्म में, ये दोनों कंबाइंड हुए, एक एनर्जी रिलीज हुई, इसको कह दिया ये NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अगर आयंस के थ्रू बात करें
तो सबसे पहले NaCl आपका गैसेस फॉर्म से सब्लिमाइज हुआ, सब्लिमेशन का प्रोसेस हुआ, एंड सब्लिमेशन के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, इसको हमने डिनोट किया डेल्टा एच सब्लिमेशन से, Na गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो हाफ Cl2 था इसका डिसोसिएशन हुआ एंड डिसोसिएशन में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड हुई और ये आपका कन्वर्ट हो गया Cl गैसेस फॉर्म में। अब होगा क्या कि अब ये जो आपका Cl गैसेस फॉर्म है इसको हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो ये आपका आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका जो Cl गैस है इसको हम लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देंगे तो ये आपका Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ये दोनों फिर आपस में कंबाइन होके NaCl का फॉर्मेशन करेंगे एंड NaCl का फॉर्मेशन करने के दौरान ये एक एनर्जी को रिलीज करेंगे, इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ U से, एंड ये U क्या है, ये आपका लेटिस एनर्जी है, बाय डेफिनेशन हमने बात कर ली थी। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ इसको कहा जाएगा आपका बॉर्न हैबर्ट साइकिल। क्या क्या हुआ मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। होगा क्या कि सबसे पहले हमारे पास Na प्लस था एंड Cl माइनस था, तो सबसे पहले Na को गैसेस फॉर्म को हमने आइसोलेटेड गैसेस फॉर्म को हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर गैसेस फॉर्म में, सब्लिमेशन का रिक्वायरमेंट हुआ एंड सब्लिमेशन होने के बाद ये आपका जो है Na गैसेस फॉर्म में होगा, फिर आपने आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया तो ये फिर Na प्लस गैसेस फॉर्म में हो गया। फिर आपने जो है सिमिलरली जो है आपका क्लोरीन था, क्लोरीन के साथ डिसोसिएशन किया, ये Cl हो गया, Cl गैस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी तो ये आपका Cl माइनस गैस हो गया, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए NaCl का फॉर्मेशन हो गया एंड NaCl के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई U, ये U क्या था, ये U आपका जो है ये लेटिस एनर्जी है, ठीक। और यहाँ पर अगर ये डायरेक्टली कंबाइन होते तो डायरेक्टली कंबाइन के दौरान भी कुछ एनर्जी रिलीज होती जिसको हमने Q से डिनोट कर दिया है। दोस्तों ये Na जो है आपका ये यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म से इसका सब्लिमेशन हो गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अब हम इस साइकिल को समझ गए तो साइकिल को समझने के बाद दोस्तों एक आता है आपका हेस लॉ। क्या आता है, हेस लॉ। ये कहता है जो टोटल एनर्जी होती है, मैंने क्या कहा, जो टोटल एनर्जी होगी आपकी वो कंजर्व हो जाती है पूरे रिएक्शन के दौरान एंड तो कन्वर्ट जो है कंजर्व होने की वजह से जो आपकी फाइनल स्टेप की एनर्जी रहेगी वो सारे स्टेप की एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगी। मैंने क्या कहा फिर से समझ लीजिए। होता क्या है इस लॉ के अंदर कि एनर्जी आपकी कंजर्व होती है और जो फाइनल स्टेप की एनर्जी होती है वो इक्वल हो जाती है बाकी सारे स्टेप्स की एनर्जी के सम के। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप टोटल एनर्जी की अगर बात कर लें तो टोटल एनर्जी में जो स्टेप्स में एनर्जी सम होगी यानी कि डेल्टा एच आपका सब्लिमेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आपका क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू माइनस में होती है, प्लस आपका U, प्लस आपका U। हमने क्या किया टोटल एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन, ये देखिए ये माइनस हाफ डी रहेगा, ये डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ, ये भी सम हो जाएगा, प्लस आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल माइनस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हमेशा माइनस में आता है। तो ये हो गया आपका सम एंड ये जो टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी माइनस क्यू, माइनस क्यू यानी कि देखिए ये हो गया आपकी फाइनल स्टेप की एनर्जी। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हुआ क्या, फाइनल स्टेप यहाँ पर क्या था, फाइनल स्टेप था आपका NaCl का फॉर्मेशन एंड NaCl का फॉर्मेशन का जो फाइनल स्टेप है वो हम कैसे पा सकते हैं, वो हम पा सकते हैं Na को Cl2 से डायरेक्ट कंबाइन करके। तो इसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये आपकी हो जाएगी फाइनल स्टेप की एनर्जी। अब इसी को हमने इलेबोरेट करके स्टेप बाय स्टेप किया। तो सबसे पहले इसको हमने सब्लिमाइज करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर इसको हमने आयन में बनाया। सिमिलरली Cl2 जो था इसको पहले हमने डिसोसिएट किया एंड डिसोसिएट करने के बाद ये Cl गैस बना तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी एंड देन आपका Cl गैस बना, फिर ये दोनों कंबाइन होकर आपका NaCl बना एंड NaCl के फॉर्मेशन में आपकी लेटिस एनर्जी रिलीज हुई। तो ये आपके सारे स्टेप रिएक्शंस हो गए। सारे स्टेप रिएक्शन की एनर्जी का जो सम है वो फाइनल स्टेप के रिएक्शन की एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि माइनस क्यू का वैल्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस IP माइनस IA प्लस हाफ डी, तो ये प्लस U, तो ये आपका जो है इक्वल हो जाएगा ऐसे। अब होगा क्या कि यहां से
आप u का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बाकी सारी चीज़ों का वैल्यू आपको गिवन है तो यहाँ से सिमिलरली आप लास्ट जो है u का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड u का वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे -q प्लस EA माइनस IP प्लस EA माइनस IP माइनस हाफ T माइनस डेल्टा H सब्लिमेशन। इसकी हेल्प से आप जो है डायरेक्टली u का वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड u का वैल्यू निकालने के लिए और भी जितने भी लैटिस का फॉर्मेशन होता है सभी के लिए हम लोग इसी बॉर्न हैबर साइकिल का यूज करते हैं। एंड स्टेप बाय स्टेप की जो एनर्जी होती है उसके सम को इक्वल कर देते हैं फाइनल स्टेप की एनर्जी के। एंड उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर u का वैल्यू यानी कि लेटिस एनर्जी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, फिर से मैं एक बार आपको जो है बता देना चाहता हूँ, फॉर आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन या फिर लेटिस का फॉर्मेशन तभी होगा जब आपकी लेटिस एनर्जी का जो वैल्यू है वो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सम के बड़ा हो जाएगा। तब यही एकमात्र कंडीशन है जब आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है एंड साथ ही साथ लेटिस जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। हम सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमने पूरा खत्म कर दिया, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। एंड कोवैलेंट बॉन्ड में हम बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को समझते हैं पहले। कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है दोस्तों? होता क्या है कि दो आपके जो है एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चाहते हैं नोबल गैस का, एंड वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बिलीव नहीं करते। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर पॉसिबल नहीं होता। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होता या फिर जो है इलेक्ट्रॉन गेन भी पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में आते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड का, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हम जानते हैं ये हो गया आपका 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। एंड सिमिलरली इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों आपस में आएंगे एंड यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना लेंगे और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इसको हम लोग कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब होगा क्या दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बनता है, डबल भी बनता है, ट्रिपल भी बनता है। सिंगल के लिए आप जो है मीथेन का एग्जांपल ले सकते हैं, डबल में ऑक्सीजन का, ट्रिपल में आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो ये इस टाइप से बाउंड हो गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनका म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। तो म्यूचुअल शेयरिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को हमने जाना था कि ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा 1.6 के अराउंड का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, तब आपका कोवैलेंट बॉन्ड फेवरेबल है। नहीं तो ये आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स वगैरह भी फॉर्म कर सकता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कोवैलेंट बॉन्ड में निकाला मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो ये होगा यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों एक टर्म आता है इसके अंदर, उसको कहते हैं हम लोग कोवैलेंसी। कोवैलेंसी दोस्तों जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी रिलेटेड थी जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, वैसे ही कोवैलेंसी रिलेटेड है आपका कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। एंड कोवैलेंसी में क्या होता है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करता है कोई भी एटम, उसी को हम उसकी कोवैलेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये उसकी कैपेसिटी है या फिर टेंडेंसी है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। कोवैलेंसी दोस्तों हम निकालेंगे कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल कंसीडर कर लिया क्लोरीन का, फ्लोरीन का, सिमिलरली कार्बन का, सल्फर का। पूछ दिया जाएगा कि इसकी कोवैलेंसी बताइए, तो करना कुछ नहीं है आपको इसका जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसको 8 में से माइनस कर देना है, तो आपको जो है इसकी कोवैलेंसी फाइंड हो जाएगी।
जैसे कि Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में होते हैं, तो 8 में से 7 चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 1, तो इसकी कोवेलेंसी आपकी 1 हो गई। सिमिलरली इसमें जो है आपके हो जाएंगे, इसमें भी 7 हो जाएंगे, तो 8 में से 7 जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। कार्बन में 4 होते हैं तो 8 में से 4 जाएगा तो कोवेलेंसी हो जाएगी 4। एंड यहाँ पर सल्फर में भी जो है, सल्फर में 6 होंगे तो इसकी कोवेलेंसी हो जाएगी आपकी 2। ये हो गई इनकी कोवेलेंसी। अब दोस्तों कोवेलेंसी के लिए एक चीज हमेशा आपको ध्यान देनी है, वो क्या ध्यान देनी है? वो ध्यान देना है आपका डी ऑर्बिटल का ध्यान देना है। दोस्तों अगर डी ऑर्बिटल नहीं है तो कोवेलेंसी की वैल्यू 1 2 3 4 यहां तक पहुंचती है। अगर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो कोवेलेंसी की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेकर 4 तक, कोवेलेंसी की वैल्यू आपकी जो है वेरी करेगी। लेकिन अगर डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस हो जाती है तो डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस होने की वजह से जो आपके पी एंड एस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइड फॉर्म में चले जाते हैं, एंड उस केस में कोवेलेंसी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं, लेकिन पहले इस पर ध्यान दे दीजिए। इन चारों के चारों जो आपके एलिमेंट्स हैं इनमें किसी में भी डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखकर आप चेक भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख लेंगे कार्बन का, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। सिमिलरली आप लिखेंगे जो है क्लोरीन का, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये हो गया आपका क्लोरीन का, ये हो गया आपका कार्बन का। अब मैं एक बार आपको एक डी ऑर्बिटल का केस बता देता हूं ताकि आपको ये कोवेलेंसी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। दोस्तों हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की कोवेलेंसी के ऊपर। डी ऑर्बिटल की कोवेलेंसी को हम समझते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि डी ऑर्बिटल का अगर प्रेजेंस रहेगा तो दोस्तों डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस रहेगा तो वहां पर वेरिएबल कोवेलेंसी का शो हो जाएगा। डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस दोस्तों, डी ऑर्बिटल रहेगा और खास तौर पर अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो वहां पर जो है बिल्कुल आपका कोवेलेंसी जो होगी वेरिएबल हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्लोरीन का एग्जाम्पल बताया था, उसी को रिकंसिडर कर लीजिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसमें गलत बता दिया था। तो क्लोरीन के केस में जो आपको दिखा नहीं वहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर जो है बिल्कुल डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं। तो दोस्तों डी ऑर्बिटल नहीं है तो आप कहेंगे कि इसकी जो कोवेलेंसी होगी वो तो 1 के इक्वल हो जाएगी, लेकिन ये बात नहीं है दोस्तों। यहां पर बात क्या है कि डी ऑर्बिटल है, मतलब 3 में अगर आप पहुंच गए n इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं L का वैल्यू फिर आपका वेरी कर जाएगा 0 1 2 तक, यानी कि SPD D का भी प्रेजेंस वहां पर होगा, यानी कि यहां पर 3D मौजूद है मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। 3D यहां पर प्रेजेंट है एंड 3D यहां पर प्रेजेंट है, और ये किस स्टेट में है? ये एम्प्टी स्टेट में है, ये एम्प्टी स्टेट में है। तो होगा क्या, जो आपके यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर इस पे जाते रहेंगे एंड नंबर ऑफ बॉन्ड जो है बनाने की टेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी। सिमिलरली हम कंसीडर करते हैं सल्फर के एग्जाम्पल को। ये आपका जो है 16 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो फिर से 3 में हम एंटर कर गए तो यहां पर जाहिर सी बात है, तो 3 में अगर आप आए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपका जो है 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका 0 1 से लेकर 2 तक जाएगा, एंड 2 तक वो जाएगा तो 2 का मतलब वो D का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहां पर भी 3 के साथ D प्रेजेंट है मगर वो एम्प्टी स्टेट में है, तो यहां पर एम्प्टी स्टेट में है इसलिए इसको हम लोग शो नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर भी 3D प्रेजेंट है एंड यहां पर D जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी स्टेट में है, तो यहां पर फिर से आपकी जो है कोवेलेंसी वेरी कर जाएगी, तो यहां पर जो है दूसरे टाइप की कोवेलेंसी शो होगी। इसके अलावा फॉस्फोरस का एग्जाम्पल भी आप ले लेंगे तो वहां पर भी ये चीजें बिल्कुल लागू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि कोवैलेंसी वाला जो 8 माइनस का कंसेप्ट था वो यहां तक मौजूद था, यहां तक। मतलब n इज इक्वल टू 2 तक आप जा रहे थे तो आपको d नहीं मिल रहा था, एंड d नहीं मिलने की वजह से यहां पर कोवैलेंसी के लिए 8 माइनस वाला कंसेप्ट बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। एंड जैसे कि आप 3 में जाएंगे, जैसे ही आप 3 में जाएंगे वहां पर आपका 3d प्रेजेंट हो जाएगा एम्प्टी स्टेट में, तो वहां पर आपका कोवैलेंसी का वैल्यू जो है वेरी करने लगेगा। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझेंगे तो इसमें हम बात कर लेंगे इनके सबसे पहले फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट को समझते हैं, देन हम इसमें बात करेंगे इनके क्रिस्टलाइन जो है स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। उसके बाद हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, देन फिर हम बात कर लेंगे इनके स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड लास्ट में हम बात कर लेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। दोस्तों फिजिकल स्टेट को हम समझते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये आपस में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से जुड़े होते हैं। वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो है आपके डिपेंड करती है एटॉमिक वॉल्यूम के ऊपर। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ जाता है एटॉम जो है वॉन डेर वाल्स फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एक तरह के वीक फोर्स होते हैं, से जुड़े होते हैं। जनरली ये जो है इनका फिजिकल स्टेट जो होता है वो गैस का और लिक्विड का होता है। जनरली इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में गैसेस एंड लिक्विड फॉर्म में जो है पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं इसमें जहां पर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। कुछ ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड्स का, बाकी का वो एक्सेप्शन है, जैसे कि डायमंड हो गया आपका, लेकिन बाकी का जो होता है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में लो ही रहता है। स्ट्रक्चर की मैं बात करूं दोस्तों तो स्ट्रक्चर इनका, यहां स्ट्रक्चर पर ध्यान देने वाली बात होगी। स्ट्रक्चर बेसिकली जो है 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड आपका पार्ट सी। दोस्तों पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट ए यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। पार्ट ए में आपका मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कि बेसिकली आपके वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से जुड़ के बन जाते हैं। तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो इन एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेती है पार्ट ए में। स्ट्रक्चर 1 भी कह सकते हैं इसको आप। सेकेंड टाइप में क्या होगा, सेकेंड टाइप में एक स्पेसिफिक लैटिस रहेगी, लैटिस का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो लैटिस रहेगी दोस्तों ये बिल्कुल लेयर्ड लैटिस रहेगी। इसके लिए एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में क्या होगा कि 3 बॉन्ड जुड़े होते हैं एंड सिमिलरली लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। पहले 3 बॉन्ड जुड़ के फर्स्ट लेयर बनाते हैं, देन फिर एक बॉन्ड छूट जाता है, फिर सेकंड जो है उसका फॉर्मेशन होता है लेयर का। तो ये आपस में लेयर्ड फॉर्म में रहता है, तो सेकंड स्ट्रक्चर में आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड टाइप में बिल्कुल सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का इसका जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है, या फिर अल्युमिनियम नाइट्राइड का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या हुआ, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से आपके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में लैटिस बना, ग्रेफाइट एग्जांपल है, जो है लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड टाइप में आपका सिलिकॉन कार्बाइड या फिर जो है अल्युमिनियम नाइट्राइड उसका एग्जांपल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी जो है दोस्तों, यहां पर सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट बिल्कुल लाइक डिसॉल्व लाइक पर जो है बात होती है। लाइक डिसॉल्व लाइक, जनरली जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके कोवेलेंट सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। कहां पर डिसॉल्व हो जाते हैं, प्योर कोवेलेंट सॉल्वेंट में, प्योर कोवेलेंट सॉल्वेंट में। जनरली जो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो ध्यान देने वाली बात मैंने क्या कहा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हम जानते हैं कि प्योर कंडीशन
तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.6 के अराउंड होगा। एंड 1.6 से जैसे ही डिफरेंस आपका बढ़ता है वहां पर पोलर नेचर आ जाता है। एंड पोलर नेचर आने की वजह से हमने बात की थी पहले भी कि डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, ये पोलर बिहेव करने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके वाटर्स वगैरह में भी सॉल्युबल होते हैं, वहां पर ये कैसे सॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्यों सॉल्युबल होते हैं, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि अल्कोहल जो होता है आपका, वो आपका सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ऑल्दो कि वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, फिर भी वो क्यों सॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो उसका रीजन होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। सिमिलरली जो शुगर होता है आपका, शुगर भी आपका जो है कोवेलेंट कंपाउंड होता है, वो भी वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन कर लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन फिर भी बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि हाइड्रोजन जो होता है वो आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ जो है एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा लो है, क्या फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। अभी के लिए जनरली आप जान लीजिए कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी लाइक डिसॉल्व लाइक के कंसेप्ट पे, एंड कुछ एक्सेप्शंस मौजूद है पोलर केसेस में, तो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस वजह से ये चीजें आगे बढ़ जाती हैं। एक प्रॉपर्टी दोस्तों और होती है, वो होती है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों कि आइसोमेरिज जो है इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन कंपाउंड्स अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आपके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स को हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों, हम कंपेयर कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड को आपका कोवेलेंट बॉन्ड से। हमने दोनों बॉन्ड्स और कंपाउंड्स को पढ़ लिया, तो एक बार हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका आयंस की वजह से होता है, जो है आयंस की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो होता है आयनिक बॉन्ड जो होता है वो आपका रिजिड, सॉरी ये आपका जो होता है नॉन रिजिड एंड ब्रिटल होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये आपका रिजिड होता है। आयनिक बॉन्ड को ये आपका नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपका डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्यों डायरेक्शनल होता है, क्योंकि डायरेक्शनल बॉन्ड इसलिए होता है क्योंकि यहां पर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को वो शो करता है। आइसोमेरिज्म को वो शो करता है, इस वजह से वो डायरेक्शनल होता है। आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को वो शो करता है। ये आपका वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है दोस्तों, क्यों होता है वीक बॉन्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड को हमने पानी में उठा के रख दिया था, तो वहां पर क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होने की वजह से आसानी से ये आयनिक बॉन्ड टूट गया और आपके जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स थे वो आयंस में आपके कन्वर्ट हो गए। लेकिन यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बनता है, एंड इसको डिसोसिएट करना, तोड़ देना इतना आसान नहीं होता है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन हो गया आपका आयनिक बॉन्ड में एंड आपका कोवेलेंट बॉन्ड में। क्या क्या कंपैरिजन है, ये आपका आयंस की वजह से फॉर्म हो रहा है एंड ये आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से फॉर्म हो रहा है। आपका आयनिक बॉन्ड नॉन रिजिड एंड ब्रिटल है एंड आपका कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड आपका रिजिड है।
एंड सिमिलरली ये नॉन डायरेक्शनल है, वो डायरेक्शनल है। क्यों डायरेक्शनल है? क्योंकि आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को वो शो करता है। सिमिलरली ये आपका वीक बॉन्ड होता है। क्यों होता है वीक बॉन्ड? क्योंकि हमने देखा कि उसको जैसे हम पानी में डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही हाई हो जाती है आसानी से वो टूट जाता है। और ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान काम नहीं। अब दोस्तों क्योंकि हमने बॉन्ड्स को कंपेयर कर लिया है तो हम बात कर लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स को हम कंपेयर कर लेते हैं एक बार कोवेलेंट कंपाउंड से। कोवेलेंट कंपाउंड से तो दोस्तों ये होता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है आपका, ये आपका सॉलिड स्टेट में रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली आपके गैसेस फॉर्म में रहते हैं एंड आपके लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। बहुत होता है तो ये आपका जो है सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा अभी ये वॉन्डर वॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं एंड वॉन्डर वॉल फोर्सेस आपकी वीक फोर्सेस होती है। इस वजह से यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स है इस तरह के फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, काफी जो है मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये आपके वीकली जो है बॉन्डेड होते हैं। वीकली बॉन्डेड का होने का मतलब दोस्तों एक बात ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा जब मैंने आपको बॉन्ड्स में कंपैरिजन कराया तो बिल्कुल उल्टी बात कही। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि वीकली बॉन्डेड क्यों है? क्योंकि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, ये आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में यहां पर स्ट्रांगली बॉन्डेड है एंड मॉलिक्यूल्स यहां पर जो है वीकली बॉन्डेड है। क्योंकि वीकली इसलिए बॉन्डेड है क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्सेस हमने बात की वीक फोर्सेस होती है, इस वजह से ये आसानी से टूट जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स की यहां पर बात हो रही है एंड वहां पर बॉन्ड्स का कंपैरिजन हो रहा था। तो मॉलिक्यूल्स यहां पर वीकली बॉन्डेड है एंड मॉलिक्यूल्स यहां पर स्ट्रांगली बॉन्डेड है। रिएक्शन के रेट के ऊपर बात करें तो इनका रिएक्शन रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि फास्ट होता है। लेकिन इस केस में कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में जो रिएक्शन रेट होता है वो आपका काफी स्लो होता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी में क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका मॉल्टन एंड जो है मोबाइल जो है आयनिक फॉर्म्स, आप ऐसे कह सकते हैं मॉल्टन फॉर्म में और आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को कंडक्ट करते हैं। यहां पर जनरली इन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं होता है, एक्सेप्शन खाली एक जगह है, वो है ग्रेफाइट का। अभी मैंने आपको बताया था ये टाइप बी यानी कि लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और वहां एक बॉन्ड लेफ्ट हो जाता है तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी करता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। तो ये हो गया कंपैरिजन इन दोनों का। एक बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो ये जनरली सॉल्युबल होते हैं आपकी, ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट होता है। ये आपके आयनिक क्या कह सकते हैं आप, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ये जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। कब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं? अभी हमने बात की कि जब ये प्योरली कोवेलेंट रहेगा तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनका लो होगा या स्मॉल होगा तब ये प्योर कोवेलेंट की तरह बिहेव करेंगे, तब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेंगे। लेकिन बहुत सारे केसेस में जब ये पोलर का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो ये हो गया। फिर से एक बार बता देता हूं, आयनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स गैस लिक्विड एंड सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वॉन डेर वाल फोर्सेस हैं यहाँ पर। दूसरी बात है स्ट्रांगली बॉन्डेड की बात कही गई है, मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपके
क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गया आयनिक कंपाउंड्स में, यहाँ पर वीकली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे, क्यों होंगे, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। रिएक्शन रेट की बात करें तो रिएक्शन रेट आपका फास्ट होगा आयनिक में, रिएक्शन रेट यहाँ पर स्लो हो जाएगा दूसरे केस में। मोल्टन एंड आयनिक फॉर्म में ये कंडक्टिविटी करेंगे आयनिक कंपाउंड्स आपके, एंड ये आपका कभी कंडक्टिविटी नहीं करेगा। एक्सेप्शन है खाली ग्रेफाइट का, जहां पर एक बॉन्ड आपका लेफ्ट हो जाता है लेड स्ट्रक्चर में, इस वजह से कंडक्टिविटी करता है। एंड लास्ट में आ जाता है आपका सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट, लाइक डिसॉल्व लाइक का, तो ये आपका जो है पोलर और आयनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे, ये आपके नॉन पोलर्स एंड जो है नॉन आयनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा, तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन की वजह से ये पोलर कोवेलेंट सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये हो गया बिल्कुल इन दोनों का कंपैरिजन दोस्तों। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर कोई आपको कन्फ्यूजन रह गई हो या फिर कोई आपको क्वेरीज हो, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।